हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें है आज अगला चैप्टर फ्रिक्शन। आज हम लोग फ्रिक्शन का अध्ययन करेंगे। तो हमारे लाइफ में भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। किसी नौकरी के लिए लाखों फॉर्म पढ़ते हैं, करोड़ों फॉर्म पढ़ते हैं। अगर अपने देश में, तो अपने देश में अब वही फ्रिक्शन है हमारा। किसी एक नौकरी के लिए अगर 1 लाख फॉर्म पढ़ते हैं और उसी नौकरी के लिए दूसरे देश में 1000 फॉर्म पढ़ते हैं, तो वो हमारे यहाँ फ्रिक्शन उसकी तुलना में ज्यादा माना जाएगा। जैसे जापान में है, एक नौकरी के लिए 3 फॉर्म पढ़ते हैं और हमारे यहाँ एक सीट के लिए जो है 50,000 फॉर्म पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा है? तो फ्रिक्शन जाहिर है हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ भीड़ ज्यादा है, नौकरी के लिए मारामारी ज्यादा है, तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? फिजिक्स है। वो हमेशा नेचर वाली जो भी बात हो रही है वो सब हमारे फिजिक्स पर अप्लाई होता है। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन। अब फिजिक्स की बात करते हैं केवल। तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं? फ्रिक्शन ये कह रहा है जैसे 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक वस्तु ए है, एक वस्तु ये बी है। वस्तु ए जो है बी के ऊपर है, तो हम जो है ए को या फोर्स से खींच रहे हैं, तो हम आगे की ओर खींच रहे हैं। तो इसका बी, इसको जो है इसके गति का क्या करेगा? बी जो है ए की गति का विरोध करेगा। तो विरोध करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। जब ए आगे की ओर जा रहा है, जब ए आगे की ओर जाएगा तो ए को लगेगा कि बी पीछे की ओर जा रहा है, तो ए जो है बी की गति का विरोध करेगा। ए जो है बी की गति का विरोध करेगा और इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, एफ बी ए हो जाएगा। तो ये जो है सापेक्ष वेग होता है, एक दूसरे के सापेक्ष। ये गति कर रहा है, इसके सापेक्ष इसका मोशन होगा। ये गति करता हुआ प्रतीत होगा, तो इसके सापेक्ष इसका वेग होगा। तो रिलेटिव मोशन हमेशा कहना चाहिए। तो देखते हैं इसका मतलब। एफ ए बी का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए। एफ ए बी का मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मतलब ए पर घर्षण बल बी के कारण लगता है। अब जब ए आगे की ओर जा रहा है तो ए को लगेगा बी पीछे की ओर जा रहा है, तो यहां कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहां पे उल्टा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? पेयर फोर्स को एग्जिट करता है। पेयर फोर्स यहां भी होता है। न्यूटन ने बताया कि सभी फोर्सेज पेयर के रूप में एग्जिस्ट करती है। सभी फोर्सेज पेयर के रूप में होती है। तो जैसे ऑल फोर्सेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये न्यूटन ने बताया था। लेकिन एक फोर्स और है, सूडो फोर्स। बहरहाल वो फेक फोर्स है, आभासी फोर्स है, वो जो है पेयर में नहीं होता। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैं आपके लिए ये लाइन लिखा हूं, बिसाइड्स सूडो के अतिरिक्त। तो ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर बिसाइड्स सूडो फोर्स। सभी फोर्स जो है पेयर के रूप में होता है, सूडो फोर्स के अतिरिक्त। सूडो फोर्स एक ऐसा है जिसमें एक्शन रिएक्शन वर्क नहीं करता। एक्शन रिएक्शन पेयर वहां नहीं होता है सूडो फोर्स में। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, बहुत कीमती लाइन है। हाँ, इसकी परिभाषा लिखा है यहाँ पे, दैट फोर्सेज हु अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर ये जो है गति कर रहा है, उसकी 2 कंडीशन है। या तो गति कर रहा है या गति की उसमें कोशिश होती है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है। कोई जरूर नहीं गति ही कर रहा हो, गति कर रहा हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। और अगर गति नहीं कर रहा है, गति की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, तब भी उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। तो वही है, दैट फोर्सेज, वह बल,
हु अपोजेज जो विरोध करता है, द रिलेटिव मोशन, सापेक्ष वेग का क्या करता है, विरोध करता है, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और सापेक्ष वेग का विरोध करता है वह बल जो विरोध करता है रिलेटिव मोशन का अथवा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का, जैसे अभी गति नहीं कर रहा है, गति करने वाला है, तो वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ए वाला बी के सापेक्ष गति कर रहा है, तो ए की गति को यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। हाँ, तो दैट फोर्सेज हु अपोजेज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आर कॉल्ड फ्रिक्शन। बस फ्रिक्शन की डिफिनेशन यहां तक हो गई। फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ही गति का कारण है। हम लोग चल पाते हैं सड़क पर, ये घर्षण के कारण ही है। तो घर्षण अच्छी भी चीज है, घर्षण बुरी भी चीज है। अब घर्षण होना चाहिए, लेकिन घर्षण एक बहुत मीडियम रहे या कम घर्षण रहे तो ये अच्छा माना जाता है। घर्षण अगर फ्रिक्शन अगर जीरो आपका हो जाएगा विद्यार्थी, तो फ्रिक्शन जीरो अगर हो जाएगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। बर्फ पर चलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि वहां का घर्षण हमारे जितने हमको आवश्यकता है सामान्य रूप से चलने के लिए उससे भी ज्यादा कम होता है, इसीलिए तो हम लोग बर्फ पे नहीं चल पाते हैं। तो उसका फ्रिक्शन बहुत, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हम लोग चल ना पाए, तो फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी हमारे हित में नहीं। बहुत ज्यादा सड़क पे फ्रिक्शन रहेगा तो टायर वगैरह घिस जाएगा, पैसे की बर्बादी होगी, सामान खराब होगा, सब बहुत समस्याएं आएंगी। तो फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कंपटीशन, एक नौकरी के लिए एक आदमी फार्म डाले तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, अब उसे नौकरी मिलना ही मिलना है, तो फ्रिक्शन जीरो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कोई कंपटीशन नहीं हुआ तब। ठीक वही केस यहाँ पे भी है। हम समझते हैं, आप मतलब समझ गए होंगे, या इंटरमीडिएट किताब में दिया रहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है, जब एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर गति करती है तो संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है, जो संपर्क तलों के बीच गति विरोधी बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, जब कोई वस्तु गति करती है तो गति की कोशिश के विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। बुक में लिखा रहता है ये भी। तो यहाँ ये रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में डिफिनेशन देना ये ज्यादा सही। ये चीज, और घर्षण बल संपर्क तल में कार्य करता है और पैरेलल कार्य करता है। संपर्क तल में जो उनके बीच संपर्क है इसी तल में कार्य करेगा और ये पैरेलल होता है। हाँ, तो हम समझते हैं, अब पूरा मतलब आप फ्रिक्शन का समझ गए। तो ये फ्रिक्शन का डिफिनेशन है, इसका मतलब है ये बता दिए। फ्रिक्शन पेयर में होता है ये बता दीजिए। केवल सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक्शन रिएक्शन में नहीं होता, वो पेयर के रूप में नहीं होता। इतना कंसेप्ट हमें देना था, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, दैट फोर्सेस हु अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आर कॉल्ड फ्रिक्शन पढ़े। तो फ्रिक्शन जो है दो प्रकार का होता है, मतलब वह बल जो सापेक्ष गति का अथवा सापेक्ष गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। वह बल जो सापेक्ष गति का अथवा सापेक्ष गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ये तो फ्रिक्शन की डिफिनेशन हो गया। अब ये दो भागों में बढ़ता है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कई प्रकार का होता है, लेकिन मेन जो कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसमें पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, अब वही परिभाषा को दो टुकड़ों में बांट लेंगे। स्टैटिक में जो है ऑब्जेक्ट गति नहीं करता है, हाँ गति करने की कंडीशन तक पहुंच सकता है। देखें, दैट फोर्सेज हु अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन
आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां आर इसलिए लगाया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कई कंडीशन हो सकती है एक ही केस में। तो जैसे देखिए यहां पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये जमीन पर है, जमीन के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में रहेगा, तो ये एफ लगाया है। ये मान लेते हैं यस, हाँ, जमीन के साथ फोर्स लगाया है। इसको समझने के लिए पुल्ली वाला कंसेप्ट आपको सोचना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पुल्ली लगा है कोई, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसा केस है। तो यहाँ पे वह बल जो सापेक्ष गति की टेंडेंसी, प्रवृत्ति का क्या करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो जैसे देखते हैं एक गुटका यहाँ रखा हुआ है, अब एक यहाँ कोई पलड़ा टाइप से बना हुआ है तराजू, जिसमें मान लेते हैं 50 ग्राम का बाट रखे हम लोग, कितना, 50 ग्राम का बाट रखे। इस दशा में जो घर्षण बल कार्य करेगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो भी वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब फिर यहाँ पे 50 ग्राम के 2 बाट रख दिए, मतलब टोटल हो गया 100 ग्राम का बाट। अब भी गुटका खिसक नहीं रहा है, अब भी गुटका खिसक नहीं रहा है। तो अब इस दशा में जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा अब ज्यादा हो जाएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ आर आया है। देखिए अब यहाँ 100 ग्राम और डाल देते हैं, अब भी ये गुटका खिसक नहीं रहा है आगे की तरफ। ये मान लेते हैं किसी रस्सी से बंधा होगा तो हम खींचना चाह रहे हैं, तो ये बाट लटका रहे हैं, 100 ग्राम का लटकाए, अब भी नहीं। अब उस दशा में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फिर 300 ग्राम लगाए, अब भी नहीं, तो उस दशा में जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 चले जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हो गया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो गया, क्या हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। इस दशा में जो फ्रिक्शन होगा उसका नाम है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। एफएल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा मान है, जो कि अगला हेडिंग होगा, जो कि क्या होगा, अगला हेडिंग होगा। अब ये मान लेते हैं आया 50 न्यूटन, चलो ये 5 न्यूटन, 8 न्यूटन चलो आया, 8 न्यूटन आया, अधिकतम 8 न्यूटन आया। हाँ इस टाइप से आया, 10 न्यूटन मान लेते हैं अधिकतम आया, तो इतना बार लगाया, तो ये अधिकतम फोर्स है। अगर अब 1 भी ग्राम वेट ज्यादा कर देंगे तो ये बॉडी क्या करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस नहीं रह जाएगा। अगर 1 ग्राम भी वेट ज्यादा कर देंगे तो ये मोशन करने लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का केस नहीं रह जाएगा। इस जो अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आगे वाली हेडिंग हम पढ़ेंगे। ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जब 50 ग्राम का बाट लटकाए थे, उस दशा में जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा था, जो कि कम था, सबसे कम था, उसे भी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसे भी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इससे पहले जितने लोग आए सब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इसका क्या फार्मूला है, तो ये सब सोचने की जरूरत है भैया। या हिंदी में लिखा रहता है गति की, हाँ, विरामावस्था में रहकर, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, स्थिर है, हम उसे किसी फोर्स से खींच नहीं पा रहे हैं, तो जितने बल से आप खींच रहे हो ऑब्जेक्ट को, वही विरोधी, वही बल जो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान जो खींचने वाला बल है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
ध्यान दें, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे, आगे तरीका हम बताएंगे आपको। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान जो है आगे की ओर खींचने वाला जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो पहले तो ये कन्फर्म कीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। एक कंडीशन ये पूरा है। अब मान लेते हैं कि अप्लाइंग फोर्स का मान कम है। जैसे अप्लाइंग फोर्स जो लगाया गया कितना है, 5 न्यूटन है। अप्लाइंग फोर्स का मान क्या है, 5 न्यूटन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 5 न्यूटन होगा। अब ये विरामावस्था में तो है, विरामावस्था में है क्योंकि मैं ज्ञात कर चुका हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, विरामावस्था में रहेगा। इस दशा में जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है। ध्यान दें। अब इसका मतलब समझ ले, हम समझते हैं आपको मतलब समझ में आ गया होगा। स्टैटिक फोर्स हु अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आर क्यों आया है, मतलब आप समझ गए होंगे आर क्यों आया है। क्योंकि जब 50 ग्राम का बाट लटका है इसको खींचने के लिए, उस दशा में जो फ्रिक्शन होगा वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। 100 ग्राम का बाट लटका है, उस दशा में जो फ्रिक्शन होगा वो भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। 200 ग्राम का लटका है, 300 ग्राम का लटका है, 500 ग्राम का लटका है, 800 ग्राम का लटका है, उस दशा में जो भी फ्रिक्शन वर्क करता है सभी स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब 1 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन तक जितने फोर्स कार्य किए होंगे सभी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए वहां आया है। तो दैट फोर्सेज हु अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई, अपनी भाषा में लिखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन में और क्या बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि जब हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि जो आप अप्लाई करेंगे वही अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फोर्स लग जाएगा। पहला काम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का पता करिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अगर अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन में बनाए रखने के लिए जो भी रिलेटिव मोशन की कोशिश के लिए जो भी फोर्स लगाएंगे वही फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इसे आप नहीं कहेंगे क्योंकि ये एडजस्ट करेगा। जिस हिसाब से बल लगाएंगे उसी हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन वहां मिल जाएगा। जिस हिसाब से बल लगाएंगे वही बल स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप नहीं कहेंगे, ये तो आप निकाल लेंगे ये फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो गति नहीं करेगा। एक काम, हाँ ये फोर्स जो भी रहेगा इससे कम होना चाहिए। जो भी कम फोर्स रहेगा लिमिटिंग फोर्स से ये वाला, वही फोर्स स्टैटिक फोर्स हो जाएगा। जैसे 2 न्यूटन यहां लगाए हैं तो 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ 5 न्यूटन लगाए हैं स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन, 8 न्यूटन लगाए हैं स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन, 10 न्यूटन तक अगर लगाएंगे, अगर यहाँ आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन वो भी हो जाएगा, लेकिन 10 से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। अगर अप्लाइंग फोर्स का मान 10 से ज्यादा आपने लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है, लिमिटिंग फोर्स का मान अप्लाइंग फोर्स के से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने से ये फायदा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। बस ऐसी दशा में जितना फोर्स यहाँ लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम टोटल ध्यान आपको समझाने में लगा रहे हैं। तो आइए परिभाषा देखें। तो वह बल जो सापेक्ष गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो गति नहीं करता है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और जानकारी 2-4 पॉइंट क्लियर करें। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं। आप 5 न्यूटन लगाए तब वही 5 न्यूटन ही क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। आप 8 न्यूटन लगाए तो 8 न्यूटन क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हाँ, इसी के टक्कर में ये वाला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल फोर्स, दोनों एक के बात है। अरे ये वेरिएबल है तभी तो एडजस्ट करता है। देख रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट है, यही सब है, अप्लाइंग फोर्स लगाने से स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बदलता चला जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये भी लिखा है, दैट इज अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन का मान शून्य से लेकर शून्य स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर 0 या 0 से बड़ा होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस यहाँ क्या है, लिमिटिंग सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है। एफ एस जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये पता चल गया। हाँ, एक चीज और, इन स्टेशनरी कंडीशन ये है कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। एक भैया ये बात है, तो वही कहा जाता है इन स्टेशनरी कंडीशन, विरामावस्था में स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अप्लाइंग फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो विद्यार्थी, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में इतना कंसेप्ट हमें देना था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा हेडिंग देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कंसेप्ट को कवर करें, पूरा देखें क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वैसे मैं समझा चुका हूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। बस इतना है, दैट मैक्सिमम फोर्स हु अपोजेज, वह अधिकतम बल, हु अपोजेज जो विरोध करता है, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ इज लगाया गया है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो मान कई होता है, जैसे जैसे अप्लाइंग फोर्स का मान बढ़ता जाएगा वही जो है स्टैटिक फ्रिक्शन होता चला जाएगा, लेकिन लास्ट मैक्सिमम अप्लाइंग फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अधिकतम मतलब जो ऑब्जेक्ट आप रखे हो इसके सहन करने की अंतिम शक्ति जो होगी, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ये कहना है मुझे। मतलब 10 न्यूटन का बल लगाए हैं, कितने का, हाँ 10 न्यूटन के बल से आप इसे खींच रहे हैं और फिर भी ये स्थिर है, तो वही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। इससे ज्यादा फोर्स ये अगर आप 10.1 न्यूटन कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगी। तो सहन करने की अंतिम शक्ति, स्थिर अवस्था में बने रहने की अंतिम जो शक्ति होती है वही जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। ये एक परिभाषा हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, ये जानना है, या आप इसी रूप में परिभाषा कह सकते हैं, दैट मैक्सिमम फोर्स हु अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो अधिकतम फोर्स कार्य करता है इसकी रिलेटिव मोशन के अपोज करने का, विरोध करने के लिए, वही अधिकतम फोर्स ही क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ये पहले हो चुका है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ और जानकारी कर लें। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कार्य करता है ऊपर की ओर। यम मास है, इसका वेट mg नीचे की ओर कार्य करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर कार्य करता है।
तो वो बताया गया है यहाँ पे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है जिसे म्यूएस कहते हैं। तो आज से इस फार्मूले पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो इससे पहले मैं भी कह रहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे। लिमिटिंग फ्रिक्शन या फीएल इज इक्वल टू म्यूएस इनटू एन। एन आपको निकालना पड़ेगा। एन आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एन निकाल लेंगे। जिसे यहां पर एन बराबर क्या है, mg है। तो एन के स्थान में क्या लिखेंगे, mg। हमेशा एन बराबर mg नहीं होता है। अगर विद्यार्थी ये तो पैरेलल में जब फोर्स फ्रिक्शन के पैरेलल करेगा तब तो एन बराबर mg होगा। लेकिन ये फोर्स अगर किसी एंगल पे लग गया तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर और इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर। तो कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल जो है इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए हमेशा एन बराबर mg कहना गलत है। एन बराबर हमेशा निकालना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। उसका कंपोनेंट वगैरह अगर पड़े इस दशा में अगर पैरेलल में फोर्स लगता है तब तो एन बराबर mg हमेशा होगा। लेकिन अगर ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, इस टाइप से लग रहा है, तो ऐसे केस में एन बराबर mg नहीं होगा, उसे निकालना पड़ेगा। तो जो आगे के प्रॉब्लम में आने वाले कल में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम हल करेंगे। तो ये क्लियर हुआ इतना। तो विद्यार्थी यहां से म्यूएस का मान वो दिया रहेगा। म्यूएस वेयर म्यूएस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जहां पे म्यूएस है अस्थैतिक गुणांक है। हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थैतिक गुणांक है। जहां म्यूएस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट म्यूएस का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान होता है। बस इतनी सी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया एज लॉन्ग एज नॉर्मल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कार्य करे, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फेल का मान इसकी एरिया पर नहीं मतलब रखता है। एरिया कम एरिया वाला हो, ज्यादा एरिया वाला हो, इससे मतलब नहीं है लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान संपर्क तल के क्षेत्रफल के से लेना देना नहीं। इफरेंट एरिया मतलब जो उपलब्ध एरिया है वो बात हो रही है। हाँ, एज लॉन्ग एज नॉर्मल, जो नॉर्मल फोर्स कार्य करता उसका संबंध जो है एरिया से नहीं होता। एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कि एरिया ज्यादा है तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा करेगा, एरिया ज्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा कार्य करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। एक और कह रहा है वैल्यू ऑफ म्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो म्यू मतलब ये घर्षण गुणांक है। अस्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू यस भी जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हैं, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे ये गति तो नहीं कर रहा है लेकिन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये वस्तु जो है इस डायरेक्शन में गति की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश के अपोजिट डायरेक्शन में लिमिटिंग फोर्स क्या करेगा, कार्य करेगा। यही बात यहाँ कहा गया है। द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इसका रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी जो है आगे की ओर है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर वर्क कर रहा है। तो विद्यार्थी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट समाप्त हुआ। आप इसे कॉपी कीजिए और ये बहुत जरूरी फार्मूला है। इसकी सहायता से हम आगे के प्रॉब्लम में पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्ञात करेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा, तो जो अप्लाइंग फोर्स होगा वही स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से कम हो गया तो जाहिर है ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, वो डायनेमिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस आ जाएगा, वो आगे वाली केस है। हाँ, एक चीज और, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ज्यादा है तो इसका मतलब है ज्यादा अप्लाइंग फोर्स का मान कम है, तो इसका मतलब ये इधर खींच नहीं लेगा ऑब्जेक्ट, तब भी क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तब भी वो स्टेबल कंडीशन में ही रहेगा, ये खींचेगा नहीं। हाँ, अगर कोई खींचेगा तो उसका ये विरोध जरूर करेगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए।
हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है काइनेटिक फ्रिक्शन अथवा डायनेमिक फ्रिक्शन। दो नाम है, डायनेमिक काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, दोनों एक ही बात है। तो गति फ्रिक्शन, तो दैट फोर्स हु अपोजेज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो वह बल जो रिलेटिव मोशन की गति का क्या करता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, वह बल जो रिलेटिव मोशन का विरोध करता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन अथवा डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये हिंदी में इसका मतलब हुआ। फिर वही कहानी, अब यहाँ इज लगा है, इज का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा बदलता नहीं है। तो आप देखें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है नॉर्मल पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो एफ के पर प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। जहां म्यू के क्या है, गति घर्षण गुणांक है, हिंदी में कहते हैं। ये फार्मूला गतिक फ्रिक्शन जब पूछा जाएगा तो ये फार्मूला होगा। एक चीज और विद्यार्थी बताना है आपको, कभी कभी म्यू के का मान केवल म्यू दे देता है, एक म्यू दिया, वो म्यू में पता नहीं चलता वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है या डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ऐसे केस में जो म्यू दिया रहता है वही गतिक और स्टैटिक में प्रयोग होता है। अगर न कंफर्म रहे, क्लियर न किया रहे क्वेश्चन द्वारा, तो आप वही प्रयोग करेंगे जो दिया रहेगा। दूसरा पॉइंट देखें, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे आपकी साइकिल रेस्ट पे है, शुरू में गति कराना है तो गति कराने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, लेकिन एक बार गति हो गया तो भगवान कसम उतनी ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार गति में आ गया तो सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है मतलब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस वहां पर रहता है। हाँ, जब एक बार गति कर गया तो उतना फोर्स नहीं लगता है, उतना विरोध भी नहीं होता है गति करने के बाद। तो ध्यान देना यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ध्यान। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। ज्यादा हो जाए वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी, बहुत कम है वेलोसिटी, कम है ज्यादा है, फिर भी काइनेटिक फ्रिक्शन का मान क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दे, बहुत कीमती लाइन है, इसकी सख्त हमें जरूरत है, न्यूमेरिकल में बहुत काम लगता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट रहता है। वजह है काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लास्ट पॉइंट जो इसके संबंध में हमें आपको बताना है, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। हाँ, गति घर्षण गुणांक का मान जो सरफेस की प्रकृति पर तो निर्भर करता है। सरफेस बहुत खुरदुरा है तो म्यू के का मान ज्यादा होगा, बहुत चिकना है तो म्यू के का मान कम होगा। तो मतलब ये है कि इसके सरफेस की प्रकृति पर गति घर्षण गुणांक का मान डिपेंड करता है, ये कह रहा है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थी, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में इतनी जानकारी देना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले की हमें आवश्यकता है, ध्यान दें। और दूसरी चीज, ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इतना ध्यान दीजिए। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट रीडिंग और ग्राफ हमें पढ़ना है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स को हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में दर्शा दिए हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वाई एक्सिस डायरेक्शन में दर्शा दिए हैं। तो आपको बताया गया है शुरुआत में कि अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स का मान और बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का मान और बढ़ेगा।
अप्लाइंग फोर्स का मान और बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान और बढ़ेगा। जब अप्लाइंग फोर्स का मान स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, जब अप्लाइंग फोर्स का मान अधिकतम हो जाता है और ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता है, तो उस वह अधिकतम फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होता है, बराबर हो जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अधिकतम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है ये लाइन, तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो अधिकतम होगा। तो जब अधिकतम केस में पहुंच गया, तो जब गति करने वाला है तब तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब गति अगर शुरू कर दिया है तो जाहिर है कि शुरू करने गति, जब एक बार गति हो गया तो उसका घर्षण का मान क्या होता है, हाँ, गति घर्षण का मान स्टेबल रहता है। ये गति घर्षण का मान एफ के का मान एफ एल से कम रहता है, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा और एफ के का मान कांस्टेंट रहता है, इसीलिए एक्स अक्ष के पैरेलल लिया गया है। तो ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। तो देखिए यहां से लेके यहां तक ग्राफ, ओ से लेके ए तक, ये प्रोपोर्शनल होता है। कोई कहे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक का जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है, इनका रिजल्टेंट जो कार्य करेगा वो कितने पर होगा, ये 45 अंश के कोण पर होगा। मतलब प्रोपोर्शनल है पूरी तरह, जितना ये उतना हो, जितना वो उतना हो, तो हमेशा इनके बीच 45 अंश का कोण बनेगा, ये बताना है। या यहाँ ये ऊंचाई क्या है, ये एफ एल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो जाएगा, और ये वाला क्या है, एफ के हो जाएगा। एफ के हमेशा यहाँ से यहाँ तक के क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा आगे जाके एफ के का मान कांस्टेंट ही रहेगा, और ये प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये ग्राफ आप उतार लीजिए, हमें लगता है ग्राफ को आप समझ गए होंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।